फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज उच्च न्यायालय की सेकंड क्लास के हम बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उन सभी पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जो हाई कोर्ट से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य सरकार के बारे में जानकारी दी गई है। राज्य सरकार के अनुसार हमें इसमें अनुच्छेद देखने हैं, तो इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है ये 152 से लेकर के 237 तक दे रखी है। इसी में हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें कि उच्च न्यायालय से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो उच्च न्यायालय से संबंधित अगर अनुच्छेदों की हम बात करें तो 214 से लेकर आर्टिकल 237 तक हाई कोर्ट के बारे में हम देखते हैं। हमने कल जो बेसिक जानकारी है हाई कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, अधिनियम कौन सा था, किस किस राज्य में हाई कोर्ट है, किस किस राज्य में हाई कोर्ट नहीं है, कौन कौन सा राज्य किसी हाई कोर्ट के अधीन है, उन सभी के बारे में हमने कल चर्चा कर ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, और एक हमने टॉपिक देखा कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके हाई कोर्ट खुद उनकी राजधानी में नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ऐसे राज्यों की बात करें तो ऐसे राज्य 9 हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आगे चर्चा करने वाले हैं। हमने जो कल आर्टिकल पढ़ा था 216, ये जो आर्टिकल 216 है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो आर्टिकल 216 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 216 के अनुसार किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकता है, और कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, और यही कारण है कि आर्टिकल 216 के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या है 160। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। मैं भारत की नहीं कह रहा, मैं पूरी एशिया की भी नहीं कह रहा, मैं पूरी दुनिया की कह रहा हूँ। पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर कोई है तो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें जजों की संख्या कितनी है? 160। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो स्थायी जज हैं, जो स्थायी न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या है 120, और इसमें जो अस्थायी हैं उनकी संख्या है 40। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 40 तो अस्थायी न्यायाधीश हैं और 120 स्थायी न्यायाधीश हैं। वैसे अगर देखा जाए तो स्थायी 120 हैं, लेकिन कुल न्यायाधीशों की बात करता है तो टोटल कितने न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में? 160। और ये 160 न्यायाधीश किसने कर दिए? तो किसने किए हैं? ये राष्ट्रपति ने किए हैं। किस आर्टिकल के अनुसार? 216 के अनुसार। मैं आशा करता हूँ कल मैंने यहीं पर क्लास छोड़ी थी। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन बनेगा न्यायाधीश, कौन करेगा उसकी नियुक्ति, शपथ कौन दिलाएगा, और उसकी कार्यकाल कितना होगा, या कार्यकाल होगा नहीं तो फिर क्या होगा, और हमने हटाने की प्रक्रिया को लेकर के भी जानकारी करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल है 217।
इस 217 के अनुसार कौन बनेगा न्यायाधीश हाई कोर्ट का, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रखी है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट की योग्यता का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है। तो कौन सा आर्टिकल है? 217। इस आर्टिकल में योग्यता दे रखी है और योग्यता में क्या दे रखा है इसके बारे में विशेषकर जानकारी करनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ यही लिखा हुआ है, वह भारत का नागरिक हो। नागरिक हो यानी कहने का मतलब यह है वह भारत का नागरिक हो। यहाँ पर मूल जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ है कि वह भारत का मूल नागरिक हो, नहीं। संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य सरकार में न्यायिक सेवा का अधिकारी, न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। कौन हो? राज्य सरकार में न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। और न्यायिक सेवा का अधिकारी हो और यहाँ ये भी लिखा है कि उसको 10 वर्ष का अनुभव हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति भी हाई कोर्ट का जज बन सकता है जो न्यायिक सेवा का अधिकारी है। न्यायिक सेवा अधिकारी है और उसे 10 साल का अनुभव है। न्यायिक सेवा का तो अधिकारी है, लेकिन कितने साल हो गए हों उसे, कितने वर्ष हो गए हों न्यायिक सेवा देते हुए, 10 वर्ष हो गए हों, ऐसा व्यक्ति बन सकता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है या, अगर ये नहीं है तो दूसरी ही इसमें लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। यानी किसी हाई कोर्ट में वो कितने साल तक अधिवक्ता रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वो व्यक्ति बन सकता है हाई कोर्ट में न्यायाधीश। मेरे प्यारे दोस्तों, दो ही व्यक्ति न्यायाधीश का उल्लेख दे रखा है। एक तो वो न्यायिक सेवा का अधिकारी जो पिछले 10 वर्षों से सेवा दे रहा है, वो व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा वकील, ऐसा अधिवक्ता बोले तो वकील, एडवोकेट, ऐसा एडवोकेट भी हाई कोर्ट में जज बन सकता है जिसे 10 वर्ष का अनुभव है हाई कोर्ट में। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। ये तो इसकी योग्यता का उल्लेख दे रखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं, जब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया तो हमें देखनी है इसकी नियुक्ति। जब योग्यता पता चल गई तो इसी आधार पर हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनता है। एक और बात बता दें आपको, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरह कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता जैसा कोई शब्द नहीं है, ना ही राज्यपाल की नज़र में कानून के ज्ञाता जैसा शब्द यहाँ दे रखा है। यहाँ केवल ये 2 ही शब्द दे रखे हैं, यही इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर हम आगे बात करें योग्यता के बाद, जब योग्यता पता चल जाती है उसके बाद में उसकी क्या कर दी जाती है? नियुक्ति कर दी जाती है। तो इस आर्टिकल 217 में ही इसकी नियुक्ति का उल्लेख दे रखा है। किसके बारे में जानकारी दे रखी है? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, नियुक्ति कौन करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नियुक्ति के संबंध में लिखा हुआ है कॉलेजियम
कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। किसी हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हाई कोर्ट में भी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पे? कॉलेजियम की सिफारिश पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब मैंने कॉलेजियम का जिक्र किया था। प्रारंभ में 1950 से लेकर के 1993 तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करता था, लेकिन 1993 में पहली बार कॉलेजियम जैसा एक शब्द आया। कॉलेजियम की बात करें, एक चयन मंडल होता है। इसमें चयन मंडल में कुछ व्यक्ति होते हैं। अगर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बात करें तो इस कॉलेजियम में एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक होता है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी टोटल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं? इस कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? उच्च न्यायालय की या हाई कोर्ट की बात चल रही है। तो कॉलेजियम जो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, इस कॉलेजियम में 5 सदस्य तो ये होंगे। इसी में हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश, और यही लिखा हुआ है हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो कॉलेजियम में केवल ये लोग होंगे, और एक मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कर रहे होंगे। लेकिन अब हमें करनी किसकी है? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। तो ये 5 तो होंगे ही होंगे। इसमें उस हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश शामिल हो जाते हैं जिस हाई कोर्ट में हम जज की नियुक्ति करने जा रहे हैं, और उसी हाई कोर्ट से एक वरिष्ठ न्यायाधीश लिया जाता है जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हो। तो ऐसे करके यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि कॉलेजियम जो दे रखा है, इसमें प्लस हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श अवश्य करेगा। यानी क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उस राज्य में जब मान लो किसी यूपी है अपना, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति होनी है, राष्ट्रपति करेगा, कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा। जब कॉलेजियम की सिफारिश पर करेगा तो कॉलेजियम की सिफारिश तो पहले स्वीकार कर लेगा, लेकिन जज की नियुक्ति करने से पहले यूपी के राज्यपाल से परामर्श लेगा नियुक्ति करने से पहले। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 217 में। यानी मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा
दोबारा आप समझ लो, यानी अगर हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है, हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नियुक्ति करने से पहले वो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। लेकिन बात ये आती है कि ये जो कॉलेजियम है जो राष्ट्रपति को सिफारिश कर रहा है, इस कॉलेजियम में सदस्य कौन कौन होंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के 4 होंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, 5 ये हो गए जिस हाई कोर्ट में हम जज की नियुक्ति कर रहे हैं उस हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है एक कॉलेजियम में और एक वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। यानी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने के लिए इसमें 2 सदस्य और आते हैं। इस वजह से हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम में, हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम में कितने लोग हो जाते हैं? 7 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है तो कितने होंगे? 5। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने होंगे तो इसमें 2 और आ जाते हैं उस हाई कोर्ट से, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर कितना होगा? 7 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये योग्यता और नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 217 में दे रखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए हमें आर्टिकल 218 पढ़ना पड़ता है, लेकिन हटाने के लिए हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले नियुक्ति हो गई, अब हम शपथ दिला दें। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है, अगर आप चाह रहे हो तो हम यही न्यायाधीश को हटा दें। चलो हटा ही देते हैं। यानी संविधान का आर्टिकल है 218, ये न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। यानी किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? तो आर्टिकल 218 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को भी उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए आप सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में जाइए और देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उस प्रक्रिया का उल्लेख क्या दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो उसी विधि से हटाया जाएगा, उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और हटाने की प्रक्रिया भी समझ लो आप। यहाँ हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा होने से 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को बताया जाएगा, वो अपना पक्ष रखने के लिए आ सकता है या अपने किसी संबंधित व्यक्ति को पक्ष रखने के लिए भेज सकता है। यदि उसके पक्ष से, उसके विचार से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो वो अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन में भेजेगा और दूसरा सदन भी इसी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर देता है तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा।
क्या कौन सा बहुमत है इधर संसद का? कौन हटाता है जज को? संसद हटाती है। किस बहुमत से? कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। किस बहुमत से हटाया जाता है वो? आपसे केवल इतना ही पूछेगा, संसद न्यायाधीश को किस विधि से हटाती है? तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करती है। प्रस्ताव पास करके उस न्यायाधीश को हटा देती है। ये उल्लेख दे रखा है 218 में। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 219 के बारे में, जब नियुक्ति हमने पढ़ ली है तो फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अब उसकी शपथ पढ़नी पड़ेगी। यानी अगर हम शपथ के बारे में बात करें, क्योंकि जब हमारी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया तो हमारी नियुक्ति भी हो गई है। अब नियुक्ति होगी तो हमें शपथ लेनी पड़ेगी। अब शपथ लेनी पड़ेगी तो शपथ भी तो किसी तरीके से लेनी पड़ेगी। कौन दिलाएगा? किस प्रक्रिया की, कौन सी प्रक्रिया से शपथ लेनी पड़ेगी? किस आर्टिकल में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल है 219। इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ की प्रक्रिया का उल्लेख दे रखा है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है, कोई भी वनडे एग्जाम हो तो उसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आर्टिकल मुझे नहीं लगता कि अभी पूछा गया है, लेकिन इतना ज़रूर पूछा गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। बस देखो, अगर हम शपथ की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 219 कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और यही लिखा हुआ है, राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल किसी संबंधित व्यक्ति से शपथ दिलवा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है वो। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन व्यवहार में क्या है? हमें व्यवहार भी देखना है कि वर्तमान में चल क्या रहा है। तो वर्तमान में ये चल रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी व्यवहार में क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और यही लिखा हुआ है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। बस आप इतना याद रखना। वैसे संविधान आर्टिकल 219 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति से कह के शपथ दिलवा सकता है। लेकिन हकीकत बात यह है, व्यवहार में ये चल रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अब बात ये आती है कि ये जो न्यायाधीश है शपथ किस बात की लेता है? ये शपथ किस बात की लेता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ
ये आपकी समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 220 के बारे में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम 220 के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो हाई कोर्ट का जज होता है, न्यायाधीश होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? संविधान का आर्टिकल 220, कौन सा आर्टिकल है? 220। 220 में लिखा हुआ है उसकी सेवा निवृत्ति की आयु। कौन सी आयु लिखी हुई है? सेवानिवृत्ति की आयु। यानी जजों के संबंध में कार्यकाल का उल्लेख कहीं नहीं दे रखा है, इनका कार्यकाल होता ही नहीं है, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। आप याद रखना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, जज किसी भी कोर्ट का है, उसका कार्यकाल नहीं होता, उसकी सेवा शर्तों का उल्लेख दे रखा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 220 है, इसमें सेवानिवृत्ति की आयु दे रखी है। इस आर्टिकल के अनुसार हाई कोर्ट जो होता है उसमें न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है, कितनी होती है? 62 वर्ष। कितनी होती है सेवानिवृत्ति की आयु? 62 वर्ष होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 62 वर्ष होती है, मूल संविधान में है। 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है तब से यही है। लेकिन एक बार संविधान में संशोधन करने की बात आई तो ये संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है? 114वां संविधान संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक 2010, यानी 114वां संविधान संशोधन विधेयक मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, इसलिए विधेयक रह गया है, अधिनियम नहीं बन पाया है। 114वां संविधान संशोधन विधेयक 2010 में आया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। इसमें क्या लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट का जो जज होता है, इसकी आयु 62 से बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए? 65 वर्ष कर देनी चाहिए। यानी 114वां संविधान संशोधन जो विधेयक लाया गया था 2010 में, इसमें क्या लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट के जज की जो 62 वर्ष की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, इसे बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? 65 वर्ष कर देना चाहिए। लेकिन ये विधेयक पास नहीं हुआ, ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आज भी हाई कोर्ट के जो जज की सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी है? 62 वर्ष है। इसी आर्टिकल 220 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज जब सेवानिवृत्त होता है, तो जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो क्या सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, किसी हाई कोर्ट में सेवाएं दे सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 220 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में उन हाई कोर्ट में सेवाएं नहीं दे सकता जिन हाई कोर्ट में वो एज ए जज रहा है। यानी जिन हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा है, रिटायर होने के बाद में वो उन हाई कोर्ट में सेवाएं नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है, ये उन हाई कोर्ट में सेवाएं दे सकता है जिन हाई कोर्ट में ये न्यायाधीश नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी ये सेवाएं दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर?
आर्टिकल 220 में कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश उन हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उन हाई कोर्ट में सेवाएं नहीं दे सकते, जिनमें वह न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी इन न्यायाधीशों में वो यानी उन हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश सेवाएं नहीं दे सकते जिनमें वो न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी जिनमें वो रह चुके हैं उनमें सेवाएं नहीं दे सकते, यानी इनके अलावा अन्य में दे सकते हैं। इसका मतलब ये है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आर्टिकल 220 भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वेतन भत्तों को लेकर, यानी इनका जो वेतन भत्ते के बारे में जो जानकारी दे रखी है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। संविधान का आर्टिकल 221 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा शर्तों के बारे में जानकारी देता है। यानी आर्टिकल कौन सा है? 221। ये आर्टिकल 221 कहता है न्यायाधीश की सेवा शर्तों के बारे में। किसके बारे में बोल रखी है? सेवा शर्तों के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब न्यायाधीश की सेवा शर्तों की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट होता है उसके जज होते हैं, उनके न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 221 में लिखा हुआ है इनको जो वेतन है, न्यायाधीश का जो वेतन है ये राज्य की संचित निधि से मिलता है। किससे मिलता है? राज्य की संचित निधि से मिलता है। किस राज्य की संचित निधि से? जिस राज्य में हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का ये न्यायाधीश है, उसी हाई कोर्ट यानी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से, जिस राज्य में हाई कोर्ट है संबंधित राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। लेकिन बात आती है पेंशन की। न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो पेंशन दी जाती है केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि से, यानी इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन कहाँ से मिलता है? संबंधित राज्य की संचित निधि से। और पेंशन कहाँ से मिलती है? केंद्र की संचित निधि से। ये अलग अलग काम क्यों हो रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र होता है। इससे अगला जो आर्टिकल है 222, उसमें जज का ट्रांसफ़र होने के बारे में जानकारी दे रखी है। राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर। जब हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र होता है, तो जब ट्रांसफ़र होता है तो आज यहाँ हाई कोर्ट में न्यायाधीश है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कल मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, कल वहाँ होंगे। परसों छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में, वहाँ वो न्यायाधीश होंगे। तो कौन पेंशन देगा, ये कन्फ्यूज़न होगा। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में जब तक वो न्यायाधीश रहते हैं तब तक वेतन संबंधित राज्य का संचित निधि से दिया जाता है। जैसे ही सेवानिवृत्त होते हैं, राज्य पेंशन नहीं देता, वो केंद्र की संचित निधि से उसको पेंशन दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कौन देता है? तो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा बता दूं, संचित निधि के बारे में जानकारी
आर्टिकल 266 में दे रखी है। और आकस्मिक निधियों के बारे में जानकारी आर्टिकल 267 में दे रखी है, ये हमने पढ़ रखी है। आगे अगर हम बात करें इसके वेतन भत्तों के बारे में हमने जानकारी कर ली, पेंशन कौन देता है, वेतन कौन देता है। अब आपको ये जानकारी कमेंट यानी आपको कमेंट करके बताना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है और मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। आप कमेंट करके बताना कि वेतन कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल है 222। ये आर्टिकल 222 कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है। क्या करना है? स्थानांतरण करना है, यानी उनका ट्रांसफ़र करना है इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में। जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ कोई एक्स नामक जज हैं और उनका ट्रांसफ़र करना है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ करना है, कौन करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है, ट्रांसफ़र करना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक बार परामर्श अवश्य करेंगे। क्या करेंगे? परामर्श अवश्य करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो हमारा जो आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करता है। किस आर्टिकल के अनुसार? 222 के अनुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम आगे बात करने वाले हैं आर्टिकल 223 के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट में कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनता है क्या? हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति देखे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री देखे हैं। क्या उच्च न्यायालय में हमने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी देखे हैं क्या? हाँ। संविधान का आर्टिकल है 223। ये जो आर्टिकल 223 है, ये क्या कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश? मान लो कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश है, अगर उनका मानसिक रूप से मानसिक चित्त विचित हो गया या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाता है और एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जब तक बिठा दिया जाता है, जब तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनता। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कैसा मुख्य न्यायाधीश? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 223 में है। राष्ट्रपति
आर्टिकल 223 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यानी हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल कौन सा है? 223। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर क्या है? राष्ट्रपति करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वहीं आगे हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 224 के बारे में। यहाँ दे रखा है अपर न्यायाधीश के बारे में। अपर न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश या एडिशनल न्यायाधीश, इनमें से कोई सा भी शब्द आपको दिखाई दे। अपर न्यायाधीश शब्द दिखाई दे, अतिरिक्त न्यायाधीश शब्द दिखाई दे या एडिशनल न्यायाधीश दिखाई दे, तो ये सब नियुक्त किस आर्टिकल के अनुसार होते हैं? 224 के। लेकिन अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपसे पूछेगा कौन करता है तो आंसर है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। और कहाँ नियुक्ति की जाती है? हाई कोर्ट में। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी न्यायाधीशों को, यानी जो मैंने शब्द लिखे हैं, ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश तभी बनाए जाते हैं जब किसी हाई कोर्ट में या तो काफ़ी पुराने केस पेंडिंग में पड़े हैं या एक साथ मामले बढ़ गए हैं। उनका निपटारा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को हाई कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया जाता है, एडिशनल न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्यता रखते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, एडिशनल न्यायाधीश नियुक्त करता है। लेकिन पूछता है क्यों करता है? अगर कोई पुराने केस हैं, बहुत सारे ज़्यादा हो गए हैं, केस पेंडिंग में पड़े, उनका निपटारा करना है, इसलिए इन व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। या फिर मामले एक साथ बढ़ गए हैं हाई कोर्ट में, तब इन व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। लेकिन पूछता है कि ऐसे व्यक्तियों का कार्यकाल कितना होता है, ये कितने समय तक चुने जाते हैं? तो आप आंसर दे देना, कितने समय तक? 2 वर्ष तक। यानी हाई कोर्ट में एडिशनल जज की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? 2 वर्ष के लिए होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं, हाई कोर्ट भी क्या अपील कर सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा भी याचिका जारी की जाती है, रिट जारी की जाती है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। संविधान का आर्टिकल 226 क्या कहता है? 226 हाई कोर्ट को भी अपील जारी करने का अधिकार है। हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। जब बात आती है हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, तो आर्टिकल सामने दिखाई देता है 226। ये 226 के अनुसार ही हाई कोर्ट को भी का मतलब है इसके अलावा भी कोई पहले है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 यानी आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। यानी आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। यानी
हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। ये हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर 6 प्रकार की रिट में हम बात करें, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। दूसरी जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तीसरी है प्रतिषेध। चौथी है परमादेश। और 5वें नंबर की है उत्प्रेषण। 5वीं कौन सी है? उत्प्रेषण। इन 5 रिटों को जारी सुप्रीम कोर्ट करता है और इन 5 को ही जारी हाई कोर्ट करता है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए एक 6ठी रिट और है जिसे इंजंक्शन रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजंक्शन रिट। इस वाली रिट को केवल हाई कोर्ट ही जारी करता है। इसका मतलब ये है रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे अच्छे हम पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं। आप कहीं भी देख लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम मिल पाएंगी, लेकिन हम आपको पूरा 100% देने का यानी देना चाह रहे हैं। आप बेझिझक पढ़िए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठिए। दरोगा की भर्ती आने वाली है, अभी पुलिस की भर्ती भी आने वाली है। आप पुलिस के लिए देखिए, दरोगा के लिए देखिए। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी पेपर होगा उसमें पॉलिटी पूछी जाएगी और पॉलिटी में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं दिखा दूंगा मैंने किस पॉलिटी में ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी थी। होने दो पेपर आगे जो भी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 227 की, संविधान का आर्टिकल 227 क्या कहता है? आर्टिकल 227 ये कहता है कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो जब भी कहीं भी निकलेंगे, जब जिस रास्ते से हाई कोर्ट का न्यायाधीश गुजरेगा उस रास्ते में जितने भी सेशन कोर्ट पड़ेंगे, जितने भी थाने पड़ेंगे, सभी अधिकारी अपनी टो पर खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ये पावर है आर्टिकल 227 के अनुसार। वो किसी भी थाने में जाकर, किसी भी न्यायालय में जाकर उसकी सभी फाइलों को देख सकते हैं, अकाउंट संभाल सकते हैं, यानी उनका अधीक्षण करने का अधिकार है। यहाँ क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 227 में? हाई कोर्ट के द्वारा संबंधित सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। यानी क्या कर सकता है ये? उनका अधीक्षण कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल 228 की, आर्टिकल अगला कौन सा है? 228। ये 228 क्या कहता है? अगर हम 228 की बात करें, 228 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के, यानी हाई कोर्ट से नीचे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वहाँ पे सेशन कोर्ट का जिक्र किया गया है। संविधान में सेशन कोर्ट, जिसे हम सत्र न्यायालय कहते हैं, फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है। ऐसा कहा गया है कि मान लो कोई मामला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काफ़ी समय से लंबित है, तो आर्टिकल 228 के अनुसार उस मामले को हाई कोर्ट कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से
अपने पास मंगवा सकता है। किसके पास? अपने पास मंगवा सकता है। लेकिन हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था उसमें? सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहे मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है केस को। लेकिन यहाँ एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की कोई बात नहीं है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला काफ़ी लंबे समय से लंबित है तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। ऐसी जानकारी किस आर्टिकल में दी गई है? 228 में दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करने वाले हैं और 2-4 महत्वपूर्ण आर्टिकल। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 229। आर्टिकल जो 229 है उसके बारे में। इस आर्टिकल 229 में कहा गया है कि हाई कोर्ट में जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं न्यायाधीशों को छोड़कर, यानी केवल हाई कोर्ट में न्यायाधीश ही थोड़ी ना होते, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो उस हाई कोर्ट में काम देख रहे होते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल 229 में कि हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश यानी अन्य न्यायिक अधिकारी, अन्य न्यायिक अधिकारी तथा कर्मचारी की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों का निर्धारण हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। यानी आपसे ये पूछेगा कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों का उल्लेख कौन करता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, हमने 230 पढ़ लिया है, पहले 231 पढ़ लिया है, 232 समाप्त कर दिया गया है। हम 233 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का जो आर्टिकल 233 है इसमें कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर ज़िले में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। यानी किसके परामर्श पर करता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी आप याद रखना, जैसे ये आगरा है, आगरा में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसके जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, राज्यपाल है, यानी डीजे की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर ऑप्शन में राज्यपाल है तो राज्यपाल है, लेकिन ऐसे दे दिया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्यपाल, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्यपाल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे आर्टिकल की बात करें, आगे जो आर्टिकल है वो है 234। 234 में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश को छोड़कर, यहाँ क्या लिखा हुआ है?
जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी तो होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीश को छोड़कर, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायिक अधिकारी तथा कर्मचारी की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? आंसर है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर हमारा राज्यपाल होगा, लेकिन ये राज्यपाल सीधे ऐसे नहीं करता। ये जिला न्यायाधीश को छोड़कर इसमें अन्य जो भी न्यायिक अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनकी सेवा शर्तों का उल्लेख, उनकी नियुक्ति करने का उल्लेख, उनकी सेवा शर्तों, अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति, कर्मचारी की नियुक्ति व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगर ऐसे दे दिया तो राज्यपाल है, लेकिन बात ये आती है कि राज्यपाल किसके परामर्श पर करता है? ये किससे परामर्श लेता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये परामर्श लेता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और स्टेट पीएससी से। किससे लेता है? स्टेट पीएससी से, यानी राज्य लोक सेवा आयोग से। यानी ये किससे और परामर्श लेता है? राज्य लोक सेवा आयोग से। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 आर्टिकल आप याद रखना। आर्टिकल 229 में कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो अन्य न्यायिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। वही हम आर्टिकल 233 की बात करें, आर्टिकल 233 में क्या दे रखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा, लेकिन किससे परामर्श लेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। लेकिन आर्टिकल 234 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, यानी अन्य न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है, लेकिन किससे सलाह लेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, यानी हाई कोर्ट से सलाह लेगा, और स्टेट पीएससी से सलाह लेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लेगा। यदि हम राजस्थान में तो आरपीएससी से सलाह लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल थे। भाग 6 आज समाप्त होता है। कल भाग 7 के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है कि भाग 7 आज निरसित है, ख़त्म हो गया है, थोड़ा बताना है। उसके बाद में भाग 8 के बारे में हमें बात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो दमदार है, अच्छी है, आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।